ओरिजिनल वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडवोकेट सुहेल अहमद साहब, जो कि आज हम बात करेंगे। आज हम किसी केस के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हालात हाजरा पर कि हालात हाजरा पर जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान जिससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, जिससे दुनिया की मईशत तबाह हो रही है। और उसके बाद आज के लिए जो मंगल की रात का कहा गया, गालिबन 8 बजे का टाइम मैंने पढ़ा था, शायद गलत पढ़ा था, तो क्लियर कर लेते हैं कि आज रात को कंसीडर करते हैं पूरा। तो मुझे ये बताइएगा कि हम ये पूछना चाहेंगे इनसे कि क्या आज वाकई ईरान की, जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि आज की आखिरी रात होगी, तो ये कितनी सदाकत है इस बात में, या कोई सालसी का किरदार अदा करेगा? तो अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अब साथ हैं, तो मुझे बताइएगा पॉलिसीज़ का क्या सिनेरियो है? देखिए, इसमें थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड में जाते हैं। एक तो आज तक दुनिया में ये हवा बैठा हुआ था कि अमेरिका कोई बहुत बड़ी तूफान चीज़ है जो जिसको चाहेगा, जिस मुल्क को चाहेगा तबाह बर्बाद कर देगा और जैसा चाहेगा वैसा कर लेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे ममालिक जो हैं उन्होंने सालों से अमेरिका को पाला है। अमेरिका कोई चीज़ मुफ्त नहीं देता। जितने भी ममालिक अमेरिका के एलाइज हैं वो सब अमेरिका से असलहा खरीदते हैं और अमेरिका को बेपनाह फ़ायदा पहुंचाते हैं। अच्छा, ये हमने देखा पिछले भी कई सालों से, चाहे ईरान इराक वॉर हो या पिछली इराक वॉर हो, ये जितनी भी वॉर्स हुई हैं, इन तमाम वॉर्स में एक चीज़ बड़ी कॉमन रही है कि इससे फ़ायदा होता है असलहे की कंपनियों को। जब पिछली रिपोर्ट्स आई, उन रिपोर्ट्स में ये पता लगा कि पहले जब उनकी बुश एडमिनिस्ट्रेशन में कई जो लोग थे, उनके रिश्तेदार जो थे वो असलहा कंपनीज के डायरेक्टर्स थे। इसी तरह आज भी मुझे यकीन है कि आज जो मैनेजमेंट है, क्योंकि जो इस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो खुद एक बिजनेसमैन है, तो प्रीवियसली भी वो कई बिजनेसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। तो मुझे अब भी यकीन है कि अब भी जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कारोबार है। अब इस पूरे सिनेरियो में क्या बिका सबसे ज़्यादा? असलहा। किसी को इस बात की तो फिक्र नहीं है कि कौन भूखा मर रहा है, कौन बेघर हो गया। इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रेल पेल है वो असला खरीद की है। असला खरीद रहे हैं सारे ममालिक जंग से बचने के लिए। और असला बिक किसका रहा है, किस मुल्क से बिक रहा है? तो इससे हमें समझना चाहिए कि हर जंग के पीछे किसी न किसी का फायदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और साथ साथ अगर हमें आलम भाई ने ज्वाइन इन कर लिया तो प्लीज मुझे बताइएगा। और अस्सलाम वालेकुम आलम भाई। कैसे मिजाज हैं? सबसे पहले तो आपको 230 मलीर के फोकल पर्सन बराए तालीम मुकर्रर किए जाने पर हम तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर, आपकी नवाजिश। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और मुझे ये बताइएगा कि आप जो हैं वो सबसे पहले तो आपने जो मेरे भांजे के लिए तमाम चीज़ों को किया, बहुत बहुत शुक्रिया उसका कि आपने उसका एडमिट कार्ड मुझे सेंड किया, बहुत शुक्रिया आलम भाई। वेलकम। आलम भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? और जो इम्तिहानात को मुलतवी किया गया उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। असल में निशान भाई ये हुआ ये है कि आपको जिस तरीके से पहले भी मैं आपके मॉर्निंग शो में ये बताता रहता हूँ कि कराची जो है वो जो हमारा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बोर्ड है। ऐसे ही है। और इसमें तकरीबन जो है इस वक्त 3,80,000 बच्चे जिनके जो है एडमिट कार्ड जो है तैयार हुए हैं। 70% जो है वो बच्चों के एडमिट कार्ड जो है वो इशू हो चुके हैं। 30% जो है वो इंशाल्लाह आज शाम तक उम्मीद है कि वो जारी हो जाएंगे इंशाल्लाह। जिसके लिए 530 जो है एग्जामिनेशन सेंटर जो है इस वक्त तक बन चुके हैं, जो अपना सामान जो है उठा चुके हैं। और उस जो है 10 तारीख को जो है इंशाल्लाह इनमें जो है 9वीं 10वीं का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा। असल में ये जो एग्जाम लेट हुआ है इसमें थोड़ा सा जो है जो बोर्ड की आप समझ लें कि थोड़ी सी इसमें नाअहली है और सुस्त रवि है कि उन्होंने बर वक्त जो है इस काम को अंजाम नहीं दिया। सही। जिस तरीके से इतना बड़ा बर्डन था, 530 सेंटर और 3,80,000 बच्चों का एग्जाम, तो इनको दिन रात एक करके फौरन जो है बर वक्त इस काम को करना था। लेकिन आखिर में वही हुआ कि जब जो है सर्वर पर जो है वो प्रेशर बढ़ा तो उसके लिए जो वो डाउन हो गया। और इसकी वजह से जो है एडमिट कार्ड जो है वो बर वक्त जो है इशू नहीं हो सके, जिसकी परेशानी आपने भी आपने भांजे की उठाई मेरे साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जी, तो अब इंशाल्लाह जो है तकरीबन कल भी हमारी बोर्ड ऑफिस में जो है जाना हुआ था, वहाँ के लोगों से, इंतजामिया से हमारी मुलाकात हुई।
अब ये एग्जाम तो हो जाएगा 10 तारीख से 27 तारीख तक ये एग्जाम जारी रहेगा। अब एग्जाम के बाद जो है बच्चों की ई मार्किंग जो 9th क्लास की होनी है वो, और बच्चों का जो है एग्जाम होना और उनकी ई मार्किंग की कॉपी का सही फिल होना, और फिर उसके बाद जो है उनका अच्छे तरीके से जो है रिजल्ट बनाना, ये अब हमारे लिए जो है ना कराची के लिए और कराची की आवाम के लिए, वालिदैन के लिए, हमारे लिए और स्कूल और कॉलेज इंतजामिया के लिए एक चैलेंज बन चुका है। आलिम भाई, एक चीज मैं आपको यहाँ कहूंगा कि आप जैसे कि आप आखिरी टाइम पर एक लफ्ज कह देंगे कि हमारा जो है IT डिपार्टमेंट सही काम नहीं कर सका और इस वजह से ये हो गया। नहीं आलिम भाई, मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जो अपडेट होंगी वो हम आपसे लेते रहेंगे डे बाय डे, क्योंकि अभी तो पेपर शुरू होने हैं 10 तारीख से ना, तो हम आपसे डे बाय डे अपडेट भी लेते रहेंगे, तमाम चीजें आपको फिर एक बार मुबारकबाद देते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल पे ज्वाइन किया। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइनिंग किया उस्मान सईद साहब ने, जो कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं और बिजनेसमैन है। ना सिर्फ बिजनेसमैन है बल्कि इनके बारे में ये कहता चलूं कि अगर सोच कर बोलना और समझ कर कहना, समझा कर गाइड करना और जिंदगी में कामयाब बनाना, तो उसका एक ही नाम उस्मान सईद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह, तबीयत ठीक ठाक है आपकी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और प्यार से बुलाने के बाद। अच्छा, मैं एक बात इनके लिए कहता चलूँ कि जब मेरी इनसे बात हुई तो आई वॉज लाइक कोई सख्त किस्म का आदमी होगा, वो आंसर नहीं करेगा, और अच्छी पर्सनालिटी के बाद तो लोग वैसे ही बात नहीं करते, और क्योंकि एक अरसे से मैं मीडिया में हूँ तो उसके बाद इतना हम्बल एंड लविंग, और उसके बाद ऑन टाइम आना और ऑन टाइम पहुँचने के बाद भी मुझे बताना कि येस आई एम हियर, वेयर आर यू, तो ये चीज़ें, और विद सॉरी मुझे स्टार्ट करना पड़ गया, मैं आई वाज वेटिंग एट अनफॉर्चुनेटली आपको ट्रैफिक बिल्कुल ऐसे ही है, तो आपकी तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अच्छा जी, हमने इनको, अब मैं पहले बता दूं कि हमने आपको हाईजैक कर लिया है, अब हर हफ्ते हमने आपको तंग करना है, ठीक है? तो आप रेडी हैं तंग होने के लिए? बिल्कुल सही, कंफर्म हाथ ऊपर करके बोलें, ताकि ये वो क्लास में होता है ना कि अब वो पूछेंगे, हम आएंगे आपकी तरफ क्योंकि हमें बच्चों को ट्रेन करना। अच्छा जी, हमारा जो मकसद है वो बेसिकली वो बच्चे हैं जो उस्मान सईद साहब से मेरी बात हुई या उस्मान भाई से मेरी बात हुई, वो ये था कि 5 लाख का तो डाइट प्लान मैं भी बना कर दे दूंगा, हमने दाल रोटी और सब्जी पर लेकर चलना है कि हमारी आवाम आगे बढ़ सकती है या नहीं, और इंजरीज के बाद हम कैसे जिंदगी को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप दोनों से एक मिला जुला क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद हम जिंदगी की तरफ आते हैं। अब मुझे ये बताएं कि कल ये कहा जा रहा है कि क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ, मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, उस्मान सईद भाई भी एक एडवोकेट नहीं है, एक वकील नहीं है, हम दोनों की तरफ से ये सवाल है, मेरी आवाम की तरफ से ये सवाल है कि बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये बयान धमकी आवेज नहीं था कि अगर वैसे तो कानून में धमकी देना ही गलत है, तो आप धमकी दे रहे हैं फुल टाइम और ललकार रहे हैं, और फिर आपने जो वर्ड्स यूज किए रिलीजन के लिए, वो तो इस्लामिक काउंसिल कहाँ है? देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। ट्रंप साहब का एक सबसे बड़ा क्रेडिट ये जाता है कि उन्होंने अमेरिका का जो हवा दुनिया पे बना हुआ था ना, उस गुब्बारे से हवा निकाल दी है। ऐसा ही है, जिस किस्म की वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं सफारती लेवल्स के ऊपर, इस तरह की ज़बान किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को सूट नहीं करती। आपके तो अलाइज हैं, ज़हनी मरीज हैं वो, आपके अलाइज हैं, उनकी इज्जत है। आपने पहले कई लोग हेड ऑफ स्टेट्स के बारे में उल्टी सीधी बातें की, अब आप रात को जो इस तरह की कर रहे हैं, देखें इस वक्त तकरीबन अमेरिका ये डिक्लेयर कर चुका है, अमेरिका की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, कि भाई ये एक जहनी मरीज है, ये कोई जहनी मरीज है जो कि चीज़ों को उस तरह लेकर चल रहा है जो कि किसी जाती अना की बुनियाद पे होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट पे नहीं है। ऐसे ही है, मुमालिक एक दूसरे से लड़ा करते हैं नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, के मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट है जिसको आप खराब कर रहे हैं तो ठीक है, इस पर तो कोई जंग बनती भी है। ये तो एक पर्सनल इगोइस्टिक मैटर के तौर पे इसको पेश कर रहे हैं सदर साहब खुद। अब रात जो उन्होंने बातें की हैं कि मैं मलियामेट कर दूंगा और ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, तो भाई इतने दिनों से जो आप कर रहे हैं तो पहले कर लेते, अगर ये आपको कर सकते होते तो। बेसिकली ईरान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अमेरिका ने बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू की, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कि ईरान जो है वो इस तरह से रिटेलिएट कर पाएगा। हम अगर आम जुबान में बोले बड़ा हल्का ले लिया था कि हमारा लिए तो कोई मसला ही नहीं है, ऐसे गुब्बारा उड़ेगा। ईरान जो दिखता है एग्जैक्टली दैट्स नॉट ट्रू व्हाट दे आर प्रेजेंटिंग राइट नाउ, बट लेकिन ये कि फिर भी जो वो करना चाह रहा है वो उसका पर्सनल ईगोइस्टिक मैटर है। This is exactly what I understand. But the thing is, like, the things started from, like, the world has an assumption that Iran doesn't have that much capabilities. True. But Iran has proved it.
ट्रू कि ये जो चीजें हैं हम ये समझते थे, मैं खुद बजाते खुद ये नहीं समझता था कि ईरान इतना केपेबल होगा चीजों का, मगर माशाल्लाह हमें बहुत खुशी हुई, मैं जाती तौर पे बहुत खुश हुआ कि हमारे किसी इस्लामी मुल्क में ये ताकत तो है। वरना तो यार मतलब हम जब से बचपन से देख रहे हैं कि एक वेस्ट खड़ा हो जाता है कोई एक मुल्क और हमारे इस्लामी मुल्क को धमकाना शुरू कर देता है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। ये जो सैंक्शंस इस पे लगाई गई, ये सैंक्शंस बहुत अच्छी थी। ईरान ने उन सैंक्शंस के अंदर अपने आप को ग्रो किया। असल में हमने कहाँ से देखा उस्मान सईद भाई और एडवोकेट सुहेल साहब कि इससे पहले एक खेप गई थी, अगर आपको याद हो, ईरान ने फायर किए थे मिसाइल, जो कि मेजॉरिटी खुश हो गए थे उन्होंने उसी पर उसको जज किया। ठीक है, अच्छा, ईरान की टर्मिनोलॉजीज के ऊपर मैंने लड़खड़ाहट बड़ी देखी। डोनाल्ड ट्रंप की जो जाविये थे, उनकी जो वे ऑफ विजन्स था, उसको बड़ा उन्होंने डगमग कर दिया। एक चीज ऐड करता हूं, जी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग हैं उन तमाम को इकट्ठा करें, और ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग हैं उन तमाम को इकट्ठा करें और उन सब की तालीम का जरा लगाएं। ट्रंप की टीम में मेरा ख्याल है एक भी पीएचडी नहीं है, और ईरान की टीम में तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा है ही नहीं जो पीएचडी ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। ईरान की अब तक की जो जीत है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दे हैव हायर्ड राइट मैन फॉर द राइट जॉब। माशाल्लाह, आप उनके लोगों को देखें, पीएचडीज है भाई। आप जो अल्लाह बहुत बड़ी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन मारी भी गई है, सीनियर मैनेजमेंट मारी भी गई है, वो जितने शहीद हुए हैं आप उन सबकी जरा क्वालिफिकेशंस तो निकालें। लेकिन अगर उनके बारे में आप पढ़ते भी हैं, देखिए क्वालिफिकेशंस आपको जज्बा नहीं देती, उनके अंदर जज्बा है। उनके ही शहादत वाले लोगों ने ये कहा कि जब एक शहीद होता है ना, तो शहादत के साथ ही दूसरे के हाथ में झंडा दे देता है, अलम दे देता है, वो अलम का वर्ड यूज करते हैं, तो वो अलम थामे हुए खड़े हैं। असल में मसला यहाँ पर ये आ रहा है, अब जो मुझे फील हो रहा है बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि अगर हम बात करें, इस वक्त हम मुस्लिम्स बैठे हुए हैं, और अगर हम उम्मत, देखिए फिरका वैरानियत की मैं बात नहीं कर रहा कि मैं अहले सुन्नत हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं अहले तशय्युअ, ये नहीं। इस वक्त हम बात करें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उम्मत मोहम्मदी की बात हम कर रहे हैं कि वहां पर अगर हम हक के साथ खड़े होकर जुल्म को जुल्म नहीं बोलेंगे तो कयामत के रोज जन्नत तो हराम हो गई है। बेशक है। तो मकसद ये है कि हमें यहाँ पर लोगों को ग्लोबली बताना है कि दे मेक यू फूल। उसके लिए अगर जब भी अभी तक जितने भी ईरान में हालात गए, मैंने नहीं किसी भी, वाकई में कल भी मैं ये पढ़ रहा था उस्मान भाई, कि अभी तक उन्होंने कहा कि हम मुल्क नाजुक दौर से गुजरा है। उन्होंने यही कहा कि ये वक्त है इस्लाम बचाना है। बेशक ऐसा ही जो उनकी प्लान्स हैं, तो वो चीज़ें तमाम चीज़ें इसमें मजहबी तो अपना एक दर्जा है, मगर जो इसमें इकनॉमिकली मामलात हो रहे हैं उसमें मैं आपको एक बात बता दूं, इस जंग का जो भी रिजल्ट निकले, लेकिन एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ज़रूर आएगा। ये जो डॉलर डोमिनेंस इकोनॉमीज है ना, असल में सारा वजह क्या है? वजह यह है, दुनिया में अमेरिका ये चाहता है कि डॉलर की डोमिनेंस रहे। डॉलर की डोमिनेंस का क्या मतलब है कि आप जो भी ट्रेड करें वो डॉलर में करें, जो भी लेन देन करें वो डॉलर में करें, चाहे वो इसमें है या नहीं है। पाकिस्तान जो है वो यूएई के साथ ट्रेड कर रहा है मगर डॉलर में कर रहा है, पाकिस्तान सिंगापुर के साथ ट्रेड कर रहा है मगर डॉलर में कर रहा है। दोनों ममालिक की करेंसी यूएस डॉलर नहीं है। ये आप समझिएगा मेरी बात को कि इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। मैं जब आपसे कोई चीज खरीद रहा हूं, लेट्स से मैं सिंगापुर से खरीद रहा हूं, तो मैं सिंगापुर की पेमेंट या अपने पैसों में करूं या सिंगापुर के पैसों में करूं, मैं यूएस डॉलर को क्यों बेस कर रहा हूं? हाँ, ये एक टर्म बार खत्म होने वाला है। बिल्कुल, ये जो यूएस डॉलर का सपोर्ट था ना लीगल, वो खत्म हो जाएगा जो मुझे नजर आ रहा है। अब यॉन अपना इंशाल्लाह जो यॉन है वो मार्केट में आ रहा है, चाइनीज यॉन में बहुत मतलब काम हो रहा है कि चाइनीज यॉन में ट्रेड्स होना शुरू हो जाए। और ये जो डोमिनेंस है ना, ये ट्रंप साहब ने जो सालों से अमेरिकन ने कोशिश करके दुनिया पे कायम की थी, इस बेवकूफ आदमी ने सबको जो है ना वो जमीन तले कर दिया है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चल अपनी भी चाल भूल गया, तो ये वही वाला काम हुआ है। उस्मान भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह फिटनेस इंडस्ट्री में आप कितने अरसे से हैं? तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। 6 साल हो चुके हैं। तो उससे पहले मॉडलिंग वगैरह भी की है? नहीं, कुछ भी नहीं। करनी है ना इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम बात, मैं फिर पहले बोलूंगा कि हम उस घराने को लेकर चल रहे हैं जहां पर अगर 1 महीना तनख्वाह नहीं आती तो हम 6 महीने पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये आज से भी आपका भी सबक है। एक टीचर रटाती है ना, हमें तोते को रटाते के। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर फिटनेस की बात आती है तो लोगों को ये बोला जाता है खाने के लिए तो पैसे नहीं, जिम जाएगा।
वही जाकर कहीं मजदूरी कर ले। तो मुझे ऐसे लोगों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि उस्मान सईद से अगर वो इंस्टा पर राब्ता करते हैं, वो फेसबुक पर राब्ता करते हैं, वो टिकटॉक पर राब्ता करते हैं, तो उस्मान सईद उनको कैसे गाइड करेंगे? देखिए, इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब भी हमारे आपने इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे। एक एरा चल रहा था जो पीक एरा था, ठीक है। उस पीक एरा में एक्सपेंसेस बेयर करना बड़ा मुश्किल होते थे, जस्ट लाइक जो अभी चल रहे हैं। होता क्या है कि ये हवा बनी हुई है कि आपके पास एक अच्छा मैक्सिमम डाइट प्लान होगा और आप प्रोटीन के डब्बे खाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज की 2 किलो चिकन खाओगे तो बनेगा। पुराने वक्तों में भी वही डाइट थी, लेकिन वो घर की एक नेचुरल डाइट होती थी, जो बादाम, पिस्ता, काजू, दूसरे डिफरेंट चना, या अच्छा अगर लेट्स सपोज चिकन भी है तो देयर इज़ एक तरीक़ेकार है, उसको उस मिकदार में यूज़ किया, तो वो नेचुरल डाइट से। आप इंडिया में देख लो, जितने, मैं एग्जांपल में इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो वेजिटेरियंस है मोस्टली, ऐसे ही है। वो वेजिटेरियन होते हुए उसी वेजिटेरियन डाइट के ऊपर अपनी अपनी मैक्सिमम बॉडीज़ को बना के दे आर टचिंग द इंटरनेशनल स्टेज। तो हम भी कर सकते हैं यार, ज़रूरी थोड़ी है कि आपने चिकन ही खाना है तो आप बहुत अच्छे मतलब शाकाहारी। तो मुझे सिंपल ये बताएं ना कि अगर मेरे पास सुबह में 1 रोटी, अब मैं पूरी डाइट बता रहा हूँ, प्लान आपने बताना है, मैं डाइट बता रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है ना। मैं आपके पास आया उस्मान साहब, मुझे आपने, अच्छा उस्मान भाई के लिए मैं एक चीज़ और बता दूँ उस्मान भाई, मैं अपनी आपकी इजाज़त से ही बात करूं कि अगर कोई हमें कोई सवाल करता है, वो कोई भी पूछता है, तो यू आर हियर एवरी वीक टू आंसर देम। डेफिनेटली, इवन इंस्टा पे पूछ सकता है, फेसबुक पे पूछ सकता है, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट एनीवन विदाउट एनी कॉस्ट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैं एक चीज आपको, क्योंकि अपना एक मोटिव डिफरेंट है, टू ब्रिंग समथिंग गुड इन द सोसाइटी, और वो सोशली होना चाहिए ताकि हम उसको स्पिरिचुअली और सोशली दोनों लेके चल सकें। मैंने वही कहा ना कि हम बुढ़ापे की तरह मिले जो आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मेरी जो डाइट है आपके सामने भी रख रहा हूँ, जो एक आम बंदे की डाइट होती है, 1 या 2 चपाती घर की, 7 चाय का कप, दोपहर में बचा कुचा कुछ घर से सालन मिल गया तो वो मैं ले गया, ठीक है, 7 प्याज था, और 2 रोटी मैंने दोपहर को खा ली। वापस आते आते 2-3 दफा चाय पी ली, बीच में वो मुफ्ते में भी मिल जाती है, वो दोस्त भी पिला देते, ठीक है। फिर रात में आने के बाद हफ्ते में 1 दफा कभी चिकन हो गई, ये 10 दिन में 1 दफा चिकन हो गई, ये गोश्त हो गया, लेकिन दाल, सब्जी, भुने हुए आलू, ये चीजें, ठीक है। अब ये 2 रोटी के साथ मैंने रात में खाई, इसके अलावा मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसको बढ़ा सकूं। अब मैं जिम कर सकता हूँ? 100% कर सकता हूँ। देखिए, लेकिन उसमें क्या है, क्या घर में खजूर नहीं होगी? आपको पता है खजूर कितना नेचुरल और प्योर इंग्रेडिएंट है, जिसके अंदर इतना मतलब प्रोटीन्स, कार्ब्स और रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो आपकी 2 रोटी से ज़्यादा है। ज़बरदस्त। खजूर हो गया, घर में, हर घर में देसी घी होता है मलाई बचने के बाद, ऐसा ही है। वो 2 चम्मच आपको क्वालिटी फैट इतना दे देते हैं कि आपको चिकन बीफ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब रोटी पे चौपड़ के खाएं, क्या बात है। दही नॉर्मल कार्ब्स हैं, अच्छे लेवल पे आप 1 कप दही डेली ले रहे हो, आप यू आर गेटिंग अ गुड नंबर ऑफ कार्ब्स इन द बॉडी। सही। लेकिन आप एक अच्छी नेचुरल डाइट घर से भी ले सकते हो, सिर्फ उससे मैटर क्या करता है कि आप ले कैसे रहे हो। अच्छा जी, यहाँ पे ब्रेक का खा जा रहा है उस्मान सईद भाई, आपके लिए मैसेज आया कि इनको तो देखते देखते बंदा जिम में ही बैठा रहे, एक्सरसाइज कौन करेगा। ये एक हमारी उर्वा है। उर्वा, थैंक यू वेरी मच फॉर मैसेजिंग अस फ्रॉम डिफेंस फेज 4। इसी के साथ एक वक्त देखते रहिए मुस्कुराते सुबह बस निशान सर मैं, और इसी के साथ साथ हम चीज़ों को वैसे भी डिस्कस यही कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल आपकी मैसेजेस को मैं ऑन एयर करता हूँ। एडवोकेट साहब, आपके लिए यही सवाल है कि अगर सूरत हाल पुल उड़ा दिए, न्यूक्लियर हमला होता है तो पाकिस्तान भी तो अफेक्ट होगा ना, उसमें हमें हुकूमत से क्या इमदाद मिल सकती है? देखें, अमेरिका के लिए तो एक ही मैसेज है मेरा कि तंग आमद जंग आमद। सही है। आप जब ईरान के लिए कोई ऑप्शन छोड़ ही नहीं रहे तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा? उसकी आवाम पहली माशाल्लाह जो है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है, वो लड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये लड़ाई वन साइडेड है, एक मिसाइल के गिरने से शहादतें होती हैं, रिपीट लड़ने का तो कोई मौका नहीं मिलता। मगर उनकी आवाम, आप ये मेरा ख्याल है ये तस्वुर किया जा रहा था कि इस जंग के अंदर शायद उनकी आवाम जो है वो अपने हौसले पस्त हो जाएंगे और वो हुकूमतों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि इस जंग को ख़त्म किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। उनकी आवाम तो ये कह रही है, आओ भाई और बताओ और क्या कर सकते हो तुम। तो ये बहुत सिचुएशन वर्स्ट हो गई है यूएसए के लिए। यूएसए के अलाइज उसको ज्वाइन नहीं कर रहे, जिसके अंदर पूरा नेटो फोर्सेस यूरोप खड़ा हुआ है। जिन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया, उनके सदूर और वजीर आजम ने ऐसे बयानात दिए हैं। ब्रिटिश के तो प्राइम मिनिस्टर ने यहां तक कह दिया कि हमारी जंग नहीं है तो उस पर खरीद खींच क्यों रहे हो। स्पेनिश कहता है कि भाई ये पागलपन का मुजाहरे में मैं आपका साथ नहीं दे सकता,
इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, उसने कहा कि ये चीजें रियासती मामलात की मुदाखलत सही नहीं है। इतने स्ट्रॉन्ग बयानात लोगों के आए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रात 8 मेरा ख्याल है उन्हें अपने वक्त के मुताबिक कहा है, पाकिस्तानी वक्त के पाकिस्तानी वक्त में, ठीक है, अगर रात 8 भी कर क्या वर्ष कर लेगा वो यार, अल्लाह खैर करे। मैं एज अ मुस्लिम आपसे ये कहूंगा कि अब मैं तैयार बैठा हूं, जो होना है हो जाए। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि जब आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं और बराबर के अपार्टमेंट में आग लग जाए तो उससे आप अफेक्टेड होंगे, तो जाहिर है ईरान की वॉर से हम होंगे, चाहे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी करें, हम बिल्कुल इफेक्ट होंगे। लेकिन उसमें हमें यह सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए मूविंग फॉरवर्ड। अभी तक बहुत अच्छा है, मैं पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया है, बहुत अच्छा मामलात को लेकर चले हैं, क्योंकि हम अमेरिकन अलाय हैं सालों से। अगर देखा जाए तो हम अमेरिकन अलाय हैं, हमें अमेरिका का ऑर्डर मानना पड़ेगा बाय फोर्स। लेकिन जिस तरह हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने मामलात को बड़े ही अफवाम और तफहीम के साथ लेके चले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा कोई बेस ईरान के खिलाफ तक यूज नहीं हुआ है और हमने कोई चीज भी, बल्कि हम सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। 2 टक हमने मना किया था कि हमारे अड्डे यूज नहीं होंगे, सालसी का भी हम किरदार अदा कर रहे हैं। तो अल्लाह करे देखें बात ये, जंगों में अवाम मारी जाती है। अमेरिका को ये क्रेडिट हासिल है, अमेरिकन अवाम ने आज तक जंग नहीं देखी, क्योंकि उनके कभी कोई बम नहीं गिरा, उनके कभी कोई गोली नहीं चली, उनको नहीं पता जंग क्या होती है। और इसी ज्योग्राफिकल एडवांटेज का वो फायदा उठाता है। अमेरिका को ये ज्योग्राफिकल एडवांटेज है कि जिनके साथ वो दुश्मनी करता है उनके बम और गोलियां उसकी सरजमीन तक नहीं पहुंच सकती। और उसकी बदमाशी ये है कि वो बहरी बेड़े और जहाजों के थ्रू आता है टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे और इन ममालिक को मारता है। अल्लाह ना करे अमेरिका में एक बम गिरा ना, तो वहां की आवाम ने इसको गंजा कर देना है। ऐसे ही है, और वो अवाम तो अभी भी खिलाफ है। उन्होंने यही कहा कि हम अब जो आपने अगर रिसेंट कोई 10 दिन पहले का या 8 दिन पहले का बयानिया पढ़ा हो, तो उसमें उन्होंने कहा कि वी डोंट फॉलो हु इज मुस्लिम एंड हु इज नॉट, एग्जैक्टली, बट दे आर ह्यूमन, दे आर टेकिंग ब्रीथ, स्टॉप वॉर। यही वाली चीजें उनकी तो अमेरिका का तो ये नारा है, अमेरिका कहता है वी आर अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो अमेरिका का आज से ट्रम्प साहब के पहले जो मतलब मार्केटिंग होती थी, वो कहते थे वी आर अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वी नेवर सी व्हाट रेस डू यू बिलोंग टू, व्हाट कलर डू यू बिलोंग टू, व्हाट रिलीजन डू यू बिलोंग टू। आप सिर्फ अमेरिकन हो और अमेरिका के लिए काम करते हो, ये उनका नारा था। लेकिन अब तो वही चीजें चेंज हो गई ना कि ब्रिटिश और अमेरिका के अंदर से जो पाकिस्तानी निसाद हैं, यानी जो पाकिस्तानी जिनकी रूट्स हैं, उनको भी एक नेशनलिटी खत्म करके वापस भेजने का देखिए ये तो होगा, ये एक्सपेल वाले जो मामलात हैं ये होंगे, मगर ये टेम्पररी होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के साथ आप लड़ नहीं सकते। नहीं, मैं एक बात जनरल कह रहा हूँ कि देखिए अपनी आपने साख के आपने ये कहा कि मैंने जो है वो 41 या 40 जंगें रुकवाई हैं, 12 या 14 जंगें रुकवाई करके आप अपने ही किए किराए पर खुद ही पानी नहीं, मगर वो ये इसलिए कह रहे हैं कि अब उनकी कोई नहीं रुकवा रहा ना। अब वो कह रहे कोई आए मेरी भी रुकवा दे। सही है, तो वो जो है उन्होंने वो क्लेम करते हैं कि मैंने इतनी जंगें रुकवाई हैं, तो दूसरी तरफ उनकी जंग कोई नहीं रुकवा रहा। So far शहबाज शरीफ played a very good role recently. He played a very good role. ऐसा ही है। और जो भी उन्होंने बीच में एक एज अ मीडियाकर फ्रॉम द पाकिस्तान रोल प्ले किया, that was appreciated. मैं इसमें मतलब ये जो सियासी पार्टी है और जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, मैं इसको बहुत ज्यादा प्रेज नहीं करता। लेकिन इस वक्त as being a Pakistani government, they played a good role. आसिम मुनीर और परवेज ये अपने नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो रोल प्ले किया है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। क्योंकि अगर आप ऊपर से बैठ के ओवरव्यू करें तो पाकिस्तान को यही करना चाहिए था। और पाकिस्तान इतनी बुरी तरह फंस गया था इसके अंदर कि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन किस तरह इन्होंने चीजों को मैनिपुलेट किया, अमेरिका के साथ किस तरह डायलॉग किए हैं, ये एक कामियाबी है। मुझे उसमें सबसे अच्छा जो लगा, इस बारे में मजीद बात करेंगे क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं कि इजराइल को भी पाकिस्तानी हमारे जो हाफिज साहब ने कहा कि सिफारत खाना उड़ा दिया, मसला नहीं है, आगे का मत सोचना वरना फिर सबको कहते हैं तुम बचोगे नहीं। हम तो ये कहते हैं कि बड़े वो जो है ना, असल में इसराइल को प्रॉब्लम क्या है वो बात करते हैं। एक दो मैसेजेस में जी। अच्छा जी, यहाँ पर उस्मान सईद आपके लिए मैसेज आया है कि सबसे पहले बात तो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको इस वक्त जो है वो लाहौर में देख रहा हूँ। मेरे भाई कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान, मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं जो कि अभी तक आप बैठे हुए आपके अंदर मैंने तकब्बुर फील नहीं किया। क्या ये सिर्फ टीवी तक है या नहीं? ये तो मैं भी कहूँगा कि इनमें टीवी तक नहीं है, ये तो डन वाली बात है। लेकिन आजकल बड़ा वैसे आ गया, ज़रा सी बॉडी बन जाए, 15 इंच का बाजू, ये 16 इंच का डोला हो जाए, तो फिर तो आप बात ही नहीं करते भाई- या टैग देना शुरू कर देते हैं। अच्छा भाई, इसका एक प्रॉब्लम क्या है? देखें, इसका प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है, हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को राइट पाथ पे लेके जाया ही नहीं जाता। ऐसे ही है। एज बीइंग एन एसोसिएशन, एज बीइंग ए फेडरेशन, एज बीइंग एन एथलेटिक गेम, हमारे पास एक बंदा मेहनत करके आता है। मैं इस एग्जांपल ऐसे दूंगा, मेरे पास एक लड़का ट्रेनिंग कर रहा था, पैंचर वाला, मतलब जो बेचारा पैंचर लगाता है, माशाल्लाह। एंड आई कैन शो यू हिज फिजिक। आप मानेंगे नहीं कि मिस्टर कराची के अंदर आई कैन बैट ऑन दैट कि उसको आप बीट करके दिखा दें। इतनी मेहनत की उस बंदे ने, 8 साल, 8 ईयर्स कंटिन्यूसली, जगह जगह धक्के खाए। ऑल ऑफ सडन जब उसे अपॉर्चुनिटी मिली, एक एसोसिएशन में डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं। एक ग्रुप है ना, पाकिस्तान हमारा जो बॉडी बिल्डिंग है उसके अंदर कोई 8-9 एसोसिएशंस है, एक भी नहीं है ना, 8-9 एसोसिएशंस है। ऐसे ही है। आप किसी भी एक ग्रुप से जुड़े जिसका दिमाग आउट है, आई एम नॉट टेकिंग अ नेम बट आई एम टेलिंग यू, फिर आप पटरी से उतर गए, फिर आपसे बड़ा चैंपियन कोई नहीं है। इवन आपने एक टाइटल जिंदगी में लिया हुआ है, सिर्फ एक टाइटल, और आपसे 10 गुना अच्छे टाइटल लेने वाले बैठे हुए हैं। बट द प्रॉब्लम इज, इंसानी फितरत है हमारे यहाँ सोसाइटी में, ये प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा है कि इगोइस्टिक कल्चर है। उस कल्चर को फॉलो करते करते हम उसका शिकार हो जाते हैं, और नेचुरली ये कोई नहीं होता, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, आप इससे एग्री करेंगे, वी आर नॉट बॉर्न लाइक दैट। लेकिन हमें सोसाइटी ट्रेन कर देती है कि यू हैव टू लिव लाइक दैट। ये एक प्रॉब्लम है, और ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि आप इगोइस्टिक हो जाते हो। अच्छा, तो आपके जो कॉम्पिटिशन्स हुआ करते हैं जी, जी, बॉडी बिल्डिंग के, तो क्या ये गवर्नमेंट बेस्ड सिंगल कंपटीशन नहीं based होता, होते हैं। बल्कि हर एसोसिएशन अपना अपना करा रही होती सर है? कराची के अंदर मैं एग्जांपल दूंगा, पूरे पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बहुत सारी हैं। कराची के अंदर 7 फेडरेशंस हैं, तो 7 मिस्टर कराची निकलते हैं। अच्छा, मैं ये okay, भी बोलूँगा। alright, अच्छा, ये है। अच्छा, हमारे यहाँ पर जो और उसके बाद वो 7, अच्छा देखिए, इस पे मैंने एक एजेंडा स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड ए स्मॉल एफर्ट, मेरे टीचर जो मेरे उस्ताद हैं उनके साथ मिलके, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी और सेहत दे, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन इन माई लाइफ एंड आई हैव नेवर सीन दैट। ही वॉज द फर्स्ट ऑल ओवर पाकिस्तान नेचुरल मिस्टर पाकिस्तान, अच्छा, ओके। नेचुरल मिस्टर पाकिस्तान, एंड आई कैन बैट ऑन दैट। हम उनको बुलवाएंगे। अच्छा, मैं Definitely. एक चीज़ मैं उस्मान भी आपके लिए सवाल ही आया है कि देखिए, जब बात होती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का एक कौमी खेल है, ठीक है, और इसी के साथ एक हमारी खुशबू है, यानी मारखोर भी हमारा एक है। तो मिस्टर पाकिस्तान हर सूबे से अलग-अलग क्यों बनता है? यही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब एक सिटी से 7 मिस्टर कराची निकल रहे हैं, तो मिस्टर पाकिस्तान 4 निकल रहे हैं। अब इन द एंड ऑफ द डे, इफ यू मेक दिस गेम फेयर, वो 4 मिस्टर पाकिस्तान कंपीट करें, उनमें से फिर एक एक्चुअल मिस्टर पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा मुश्किल इसका काम है। मतलब मैं ये समझूं कि आपके यहाँ फिर उसका पैसा? भी कोई कंट्रोल नहीं है कि कोई ड्रग्स यूज कर रहा है या कोई मेडिसिन यूज कर रहा है? इसका भी कोई एक टेस्ट बात नहीं मैं होता? यहाँ पे कहूँगा, उस्मान भाई यहाँ पे बैठे हैं, देखिए जो नेचुरल वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है, स्टीरॉइड्स मैं प्रोवोक नहीं करूंगा, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, We लेकिन don't आपको support लेना, it, ठीक but है। लेकिन मैं आपको इसकी एक बड़ी सिंपल वजाहत देता हूँ। मेरे सामने ये अच्छा, मैं पड़ा, भाई वकील हूँ, मुझे यस या नो चाहिए। ये जो 7 आपने निकाले मिस्टर कराची, इनका कोई टेस्ट होता है? सर नहीं होता, नहीं होता, okay. देखिए this is the answer. उसका रीजन बताता हाँ। हूँ। उसका देखिए, क्रिकेट जब स्टार्ट हुई थी तो उसका एक लेवल अलग था इमरान खान के टाइम पे, फिर आहिस्ता 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 वसीम अकरम आए, लेवल चेंज हुआ, फिर आफरीदी आया, लेवल चेंज हुआ, फिर अब बाबर आजम आया, लेवल चेंज हुआ। एडवांस होते होते वो क्रिकेट बर्बाद हो गई। ऐसे ही है। I'll be very honest, I was a हाँ, very बिल्कुल, big बिल्कुल, fan of the बिल्कुल cricket, फरमाया but बर्बाद हो गई। बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट 99 से हुई, याया बट, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम ऑफ पाकिस्तान। वहां से स्टार्ट होते 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 आज जिन लोगों के हाथ में भाग दौड़ है ना, और जिन लोगों के हाथ में बेसिकली ये जो डोर है, देखें बहुत सारे लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो नेचुरल पे रहे, बट अनफॉर्चुनेटली कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप स्टेज पे नेचुरली नहीं फाइट कर सकते, बिकॉज हमारे यहाँ वो सिस्टम, वो माहौल, वो वेदर है ही नहीं। और दूसरी चीज़ है कि फिर वो सपोर्ट नहीं है। जैसे कि दूसरे ममालिक में सपोर्ट है, हमारे यहाँ पर अगर लड़का, जैसे इन्होंने कहा कि टायर
पंचर लगाने वाला बंदे ने 8 साल बॉडी पे मेहनत की, अब उसको 8 साल बॉडी मेहनत के बाद भी आज भी उसको ये होगा कि मैं अपनी दुकान पर जाऊं, हाँ। या वो करूं, तो ये चीजें हमें फ्री ऑफ माइंड। और दूसरी चीज ये यहाँ पर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करते हैं इसको। और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि फेयर जजमेंट के साथ साथ आजकल बड़ा मुझे अफसोस होता है कि मैं अगर पंजाब की साइड की देखूं तो आपस में फेडरेशन वाले लड़े होते हैं, वो उसकी पोल खोल रहा होता है, वो इसकी पोल खोल रहा होता है, कराची में भी है। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते से बाबत सीशान। और वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ उस्मान भाई आपके लिए फिर मैसेज आया है ये कि आपसे रेगुलर अब मुलाकात होगी या एक दफा आते हैं अच्छी बात करते हो फिर दोबारा नजर नहीं आते शो पर? नहीं, इंशाल्लाह रेगुलर मुलाकात होगी। आप बुलाएंगे तो हम आएंगे। नहीं, एक बात मैं आपसे ना, देखिए वकील साहब सामने बैठे हुए ये फैसले भी देते हैं, ठीक है? आप अपनी आने की बागदौड़ मेरे हाथों में सौंप रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप बुलाएंगे तो हम आएंगे। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरी बात को जवाब देंगे? हाँ, बिल्कुल। जाने आप पे हक आ गया, अब मैं इनको बुलाऊंगा आपके साथ, वरना हम केस करेंगे पे, आपने केस लड़ना मुस्कुराती। अच्छा जी, दूसरी एक चीज कि जब कोई किसी से कुछ पूछता है, मेरा वाला सवाल टैग ऑन वाला आ गया, ठीक है? आपकी बॉडी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आपको अल्लाह तबारक तआला ने एक ब्रॉड शोल्डर तो आपका अपनी तरफ से नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से हमारी वो बॉर्न है, मेरी जो वो कहते हैं ना वो जेनेटिक, हाँ, तो मेरा नहीं है इतना। तो उन्होंने लिखा कि मेरा शोल्डर भी ज़ीशान भाई आपकी तरह बहुत कम है। मैंने 2-3 एथलीट से जो जिम में होते हैं उनसे पूछ लिया कि भाई शोल्डर कैसे अच्छा होता है, और आपका शोल्डर, मैंने शोल्डर पर टच किया तो उन्होंने मुझे एक टैग दे दिया कि हम इस मिजाज के लोग नहीं हैं, हमसे दूर रहो। मतलब नेगेटिविटी। अच्छा, यार इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि ये प्रॉब्लम है ज़हनियत, ऐसा ही है। इसका कुछ भी नहीं हो सकता, इसका सिर्फ ये हो सकता है इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू फाइट फॉर दैट। अदरवाइज देखिए, ट्रेनर अच्छा नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूँ, या जिम अच्छा नहीं है, ये सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम है। ऐसा ही है। तो आपको इससे थोड़ा सा सेल्फ फाइट करनी पड़ेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। अगर आपको एक जगह पे मैं आपको 4 सिनेरियोज दे रहा हूँ, अब आप मुझे बताइएगा कि मैं यहाँ गलत हूँ। एडवोकेट साहब भी हमारे साथ बैठे हुए। आपको मैंने कहा कि हमें एक इफ्तार डिनर पर जाना है या शादी डिनर पर जाना है, अब वहाँ पर आप शॉर्ट्स में और तौलिया रख के खड़े अजीब लगेंगे या नहीं लगेंगे? ठीक है। अब मुझे एक पोस्ट बनानी है जहाँ पर एक मिलाद का समा है, तो वहाँ शलवार कमीज में अच्छे लगेंगे। बिल्कुल। अगर आपने मुझे पैंट शर्ट में भेजी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट अगर करता हूँ कि उस्मान भाई थोड़ी शलवार कमीज वाली तस्वीर भेजें, तो मैं गलत हूँ। तीसरी जगह एक फिटनेस प्रो दिखाना है, वहां पे वाकई में शॉर्ट्स और विदाउट शर्ट मुझे ये सैंडो चाहिए। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे ये वाली तस्वीरें चाहिए जो मुझे एक आपकी लगानी है, तो मैं इसमें गलत हूं या मैं टैग के लिए? 100% ऑफ कोर्स एक रिक्वायरमेंट है एज पर द सिनेरियो। मैं शादी में जा रहा हूं तो ऑफ कोर्स आई 3 पीस पहनूंगा, या वलीमा है तो, या जो भी XYZ, या मैं किसी ऐसे इवेंट में जा रहा हूं जो कि इस्लामिक इवेंट है तो मैं उसको हिसाब से ड्रेसिंग करूंगा। मैं अगर जिम जा रहा हूं या कोई जिम इवेंट है या कोई एक्सपो है तो ऑफ कोर्स मैं ट्राउजर, टी-शर्ट, सैंडो, या इट कैन बी द शॉर्ट्स एज वेल। हमारे यहाँ पर ये जो, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि इनका आज इंट्रोडक्शन शो, अगली दफ़ा शो में तो मैं इनको आड़ा तो लूँगा। आज बड़ा मैं आपसे प्यार से बातें कर रहा हूँ। तो मकसद ये है कि मुझे ये बताएं कि अब अगर हम इसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन लैकिंग कहेंगे या लैंग्वेज लैकिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, मुझे सही वर्ड प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, कि जिसमें हम अपने आप को तो सिक्योर करते हैं। मैं ये उस बंदे के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने खुद अप्रोच किया मुझे कि मैंने शो पर आना है। मैंने कहा भाई आप आकर, अच्छा मेरी एक मसल बहुत ज़्यादा हिट है, वो बाइसेप ट्राइसेप। तो फिर मैंने उनसे एक सवाल जो किया, मैं ऑन एयर बताने के लिए, मैंने कहा भाई आप जो है वो सैंडोस पहन कर आएंगे या आप फुल शर्ट में आएंगे, तो हमें कैमरा प्लेसमेंट वैसे रखनी है। ट्रू, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा यार ये जो मॉर्निंग शो वाले होते हैं ये होते ही वो हैं, इसलिए मैं बात नहीं करना चाह रहा। इस पर मुझे बताएं कि अगर मैं बदतमीजी करता तो कहते मॉर्निंग शो वाला जो है वो मुस्कुराते सुबह वाला बदतमीज है, तो ऐसे लोगों को फिर टैकल करने के लिए क्या करें? नहीं देखिए, बात यह है कि अब मैं फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं पर्सनली भी कोई एक्सरसाइजेज या योगा करता हूँगा, लेकिन वो मेरी एक पर्सनल चीज़ है ना। तो मैं यहाँ पे आया हूँ फॉर एडवोकेसी और सोशल इश्यूज पे, तो मैं उसी तरह ड्रेस करके आऊँगा। ट्रू। अगर आपका प्रोग्राम कोई योगा पे होगा, किसी चीज पे होगा, तो फिर हम योगा वाले ड्रेस में आएंगे, अपना मैट। मैं आपको बोलूं कि आपने आज केस लड़ना है एक अदालत में, आपके लिए एक उस्मान भाई किसी को लेकर आए हैं, उनके तलाक हो रही है विद सॉरी, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं कि आपने सुना अच्छा ज़ीशान का तो मैं आज शेरवानी पहन के अपनी बारात की, ऐसा भी नहीं होता ना। तो आपको चीजें हमें ड्रेस फॉर द इवेंट, ऐसे ही ड्रेस फॉर द सिचुएशन, ये ड्रेसिंग का कोड होता है। में अब इनके अगर इनके जिम में अगर मिलाद है
तो उस दिन मैं शॉर्ट्स और वो पहन के तो नहीं आऊंगा ना, भले वो जिम ही क्यों ना हो। ऑफ कोर्स ऐसा ही है। अगर वो ऐसा ही इवेंट मिलाद का है या इवेंट को इस्लामिक है तो आदमी उसी हिसाब से जिम में जाएगा ना, ऐसे ही है। यू ड्रेस फॉर द इवेंट। अब अगर वो प्रोग्राम आपका जिम से मुतालिक है, सेहत से मुतालिक है, जहाँ उनकी बाइसेप्स दिखाने जरूरी है, तो फिर वो उसी प्रोग्राम में। आपके लिए मैसेज आया, अजरा खातून कह रही है मेरा ताल्लुक लियारी से है और आज मुझे लग रहा है कि मेरे वीर को भी पुरानी बातें याद आ गई कि जब मैं भी कभी जिम जाया करता था, अब तो मैं लोगों के जिम सही करता हूँ। देखिए बात यह है कि मैं जो फर्स्ट थिंग, अब जैसे शुरू में आपने बात की, पहला जिम शुरू होता है खाने से। एग्जैक्टली वो तो जंग होती है खाने से, अल्लाह की नहीं, कसम। आप समझिए, ऐसे ही है। मैं इसको मैं थोड़ा सा इलेबरेट करता हूँ। अगर मैं जंक खाया जा रहा हूँ और मैं जाके ट्रेनर से कहूँ कि मुझे जो है वो फलां कर दो, तो बोलेगा भाई पहले भैंसे की तरह खाना तो कम करो। ऐसे ही है। यू ईट, यू आर व्हाट यू ईट। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही अब है। हमारे खानों में ऑयल, यार ऑयल की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इतने ऑयल की जरूरत ही नहीं है अच्छा, जितना ऑयल हम डेली बेसिस पे इंटेक कर रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है, इतनी रोटी की जरूरत ही नहीं है जितनी रोटियां हम खाए जा रहे हैं। हमारी ये जो बीमारियां आप देखेंगे ना, वो बीमारियां बेसिकली ज्यादा खाने की वजह से होती हैं। फाकाजदी और कम कम खाने वाले को डायबिटीज नहीं होती, ब्लड प्रेशर नहीं होता, उसके स्टंट्स नहीं डलते, उसका खून गाढ़ा नहीं होता, उसकी रगों में खून चलना खत्म नहीं होता। ये किसके होता है? वो हम जैसे लोगों के होता है जो हर चीज ज्यादती में खा रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि मैं आपकी बात यहाँ पे थोड़ा सा वो करूँगा, हमारा बेसिक डाइट अगर हम शुरू से बेसिक रखें ना, हम जितना लाल मिर्च, गंद, ऑयल हम ख़तरनाक लेवल पे घरों में अगर देखें, आपकी वाली बात को मैं एक्नॉलेज वो कर रहा हूँ, एंडोर्स कर रहा हूँ कि ऐसे जैसे तैर रहा होता है जी, ऐसे ही। लिटरली इतना सा ऑयल काफ़ी होता है, इतना सा ऑयल एक अच्छे खाने के लिए, दैट शुड बी फाइन। रोटी हमारे यहाँ ऐसे, मतलब ये जो तंदूर की रोटी है उससे हमारी चपाती 200 टाइम्स अच्छी, हेल्दी और डाइटफुल मैंने है। अभी आपसे पहले वाले सेशन में ये कहा कि देखिए जो आप तंदूर से रोटी लेकर आते हैं उसमें नमक नहीं होता, वो नेचुरल नमक होता है कि पका कर उसको भून कर दे दिया। नहीं, इसमें एक और भी खतरनाक बात है। ये जो आटा तंदूर पे इस्तेमाल होता है, ये स्पेशली बनता है मिल्स इसको बनाती हैं, और ये आप घर पे लाके इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, और ये कमर्शियल होता मैं है। आपको पर्सनली मैंने अपनी आंख से विटनेस किया, ये एक दिन 24 घंटे पहले बनता है और फिर ये स्टोर होता है, फिर उसके बाद ये आपका पेड़ा तैयार होता है, वरना ये सेम डे पे कभी भी आप इसकी रोटी नहीं बना नहीं, वो सकते। कुछ ना इलास्टिक फॉर्म का होता है वो आटा, अगर आप वो देखिए इसलिए कमर्शियली बनाया गया है ना, ताकि वो कम तरीन पैसों में ज्यादा मुनाफा कमा के दे। ओके। आप किसी तंदूर वाले के पास घर का आटा ले जाएं, जो आपके घर पे चक्की आपकी का आटा same रोटी इस्तेमाल वो होता है, नहीं आप बना बोले यार मुझे रोटी बना के दे दो, वो कभी भी नहीं बना के देगा। अच्छा, और इतने से ही पेड़ से वो थिक वाली रोटी बनती है। वेरी ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वो तो कमर्शियल आटा है, वो सेहत के लिए नहीं है। तंदूरों पे जो आटा इस्तेमाल हो रहा है वो किसी भी तौर पे आपकी आंतों के लिए बेहतर नहीं है। और प्लस उसमें जो वो खमीर उठाते हैं, बिल्कुल, वो जो चीजें उठाते हैं वो एक अलग क्वेश्चन है। कमर्शियल रोटी का भाई मतलब जो इनपुट है वो ये है कि मैं 5 रुपए खर्च करूं और 20 रुपए कमा लूं, सही। इसी बुनियाद पे कारोबार हो रहा है। अच्छा जी, आपके लिए उस्मान भी मैसेज आया है। उन्होंने कहा कि देखिए हम अगर किसी से अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स टू जिम, तो उसकी बॉडी देखकर अट्रैक्ट होते हैं। लोग इतना डिग्रेड कर देते हैं कि फिर दिल नहीं करता जिम जाने का। लेकिन मसला ये यहाँ पर ये भी है कि जब आप अगर हम उस्मान भाई की ही बात कर लें तो उनको जाते हुए 6-7 साल हो चुके हैं। अब वो शायद 50 किलो का भी डंबल इजीली उठा लें, लेकिन मेरे लिए तो 1 किलो का डंबल भी उठाना मुश्किल है। और जब इस दौरान अगर किसी ट्रेनर को ये कहा जाए कि मुझे हाथ से मदद करो, तो वो आगे से ऐसी फजूल बातें करते हैं कि उसके बाद जिम जाने का दिल नहीं करता। ये लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग है। ठीक है, वो ट्रेनर क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। एक जिम में मैंने एक्सरसाइज की 5 साल 3 साल, मुझे आ गया, मैं अब सेल्फ ट्रेनर हूँ। आई एम नॉट सर्टिफाइड ट्रेनर। ओके 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 ओके। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड ट्रेनर, आई एम जस्ट अ ट्रेनर। मेरे अपनी ज़ात में एक मैं ट्रेनर हूँ और अब मैं कल से जिम में ट्रेनिंग करा रहा हूँ। जैसे सर आ गए, कैसे सर आप करिए, सर ने मेरी बॉडी देखी है, सर ने मेरे दिमाग में नहीं देखा कि मेरे अंदर भूसा कितना भरा हुआ है। क्या बात है, मेरे अंदर जो है ना एक अच्छी बॉडी बन गई, लेकिन दिमागी भूसा खत्म नहीं हुआ। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ सर्टिफिकेशन। अच्छा राइट वे टू ट्रीट विद द पीपल, रेयर कॉम्बिनेशन मिलता है आपको इन अ गुड जिम्स, और वो फिर आपको पकड़ के प्रॉपरली हाथ से एक बच्चे की तरह ट्रेन करते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, एक चीज़ मेरी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे एक्सीडेंट्स काफ़ी हैं और मुझे इस जगह में ये एल्बो भी अपनी नहीं है। अब अगर मैं आता हूँ, मुझे एडवोकेट साहब ले आए कि नहीं यार उस्मान सईद की तरफ चलते हैं, ही इज़ द बेस्ट इन पाकिस्तान माशाल्लाह, एंड यू आर इन द बेस्ट इन पाकिस्तान माशाल्लाह। Thank you.
तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद अगर मैं ये कहता हूँ कि उस्मान भाई आपने 1 महीना तो यहाँ हाथ रखना और जब मैं नीचे जाऊं इसको पकड़ना, ठीक है, मेरी यहाँ शोल्डर में दर्द हो रही है, हल्का सा यहाँ दबा दें एक चीज, ठीक है, गर्दन में दर्द हो रही है, स्ट्रेचिंग से नहीं होगा यार, अभी दर्द बहुत ज्यादा, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वो एक मसाज कह लें या कुछ कह लें, ये 3 अगर मैं सवाल आपसे करता हूं तो व्हाट विल यू आंसर? आप क्या बोलेंगे? भाई जिम से जाओ, ये काम मेरे नहीं है। अच्छा, मैं आपको इसकी बहुत आसान एग्जांपल देता हूँ। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्यों जाते हो? हाथ लगाता है, हाँ जी, मसल पकड़ता है, ऐसे ही एक्सरसाइज कराता है, ऐसे ही है, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट ही तो है। ऐसे ही है। अगर वो मना कर रहा है तो ही इज नॉट ऑनेस्ट इज वर्क एंड ही डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। जबरदस्त। ये मेरे साथ भी हुआ जब मैंने ये बोला ना, जब मैंने आपको कहा कि जब मैं अब तो खैर नहीं कर रहा, अब करना है आप इंशाल्लाह, तो उस वक्त जब मैंने उनको बोला तो मैंने गुस्से में शुरू किया, वो भी इस वजह से कि मेरा वेट जो था, मैं 50 को टच कर गया था, मेरी वेस्ट, मेरी ये वेस्ट थी, ठीक है, और आई वाज 148 ऑफ केजीज, और मुझे ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसफॉर्म करना था, तो मैंने कहा कुछ भी होगा, मरना होगा, करना होगा, जिम करना है, ऐसे ही होता तो उस पे मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे हाथ में दर्द, आप यकीन करें कि मैंने 3 दिन के बाद मुझे ऑफ कोर्स इंजरीज हैं तो पेन होगा, यहाँ पे मेरे मसल वीक होते हैं। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, मर्द बनो यार, खुद ही करो, कोई मसला नहीं, हाथ से पकड़ के। अबे भाई यहाँ पर हाथ रखने में क्या मसला है? उसके बाद मैंने कभी उस जिम में नहीं गया। तो मैं अभी भी ये कहता हूँ कि देखिए, आपको टीचर पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाती है ना, एग्जैक्टली, माँ पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाती है, उसके बाद आप एक ऑथर भी बन जाते हैं, बिल्कुल, आप एक साइंटिस्ट भी बन जाते हैं, आप माशाल्लाह उस्मान सईद की तरीके से हर मल्टीपल काम को करने के। लेकिन अगर मैं आपकी पहले दिन स्कूल की बात करूं तो यू आर नॉट एलिजिबल इवन टू पिक अप योर बैग। ट्रू। तो वो वाली चीज है कि आजकल के लोगों में ये शऊर कम क्यों है? रीजन एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। हमने जिन उस्तादों के साथ ट्रेनिंग की, वो हमें जब ट्रेन करते थे, इवन दो मुझे L5S1 था, L5S1 के बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग एक्चुअल स्टार्ट की है, मतलब आई वाज 50 kgs, मेरे बेड पे पड़ा हुआ था, फिर किस्मत से उस्ताद मिले, उन्होंने बोला राइट नाउ हाउ मच वेट यू हैविंग? आई एम राइट नाउ 76। ओके, अभी मैंने बहुत हो ना, इसलिए पता नहीं चलता। मैंने रिसेंटली अभी तकरीबन 15 दिन में 8 kgs कम किया है। अच्छा, नहीं, मैंने रमज़ान में 17 kgs कम किया है, मैंने रमज़ान के अंदर कम किया, उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा, दिस इज़ एग्जैक्टली, हमें एक दफ़ा ना थोड़ा सा बॉडी ऑटोनॉमी को समझना होता है, उसके बाद आपको पता होता है कि मैं ये करूँगा तो मेरी बॉडी इस तरह रिएक्ट करेगी, ये करूँगा तो इतना रिएक्ट करेगी, इतना पानी पी सकता हूँ तो अच्छा, बॉडी के भी टाइप्स है ना, उसमें पानी पीने से भी वेट गेन होता है। ऐसा ही है, हमें तो हवा ज़्यादा खाने से भी गेन हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो कुछ खाते नहीं और उनका वेट ऐसे गेन हो रहा होता है, जैसे बेचारों के ऊपर लोग बोलते हैं भाई कितना खाता है, हालांकि ट्रस्ट मी वो पूरे दिन में 1 टाइम का मील खाते हैं, बट देयर वेट इज पुटिंग लाइक हेल। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मैं बीच में, सॉरी, जी जी जी, नेक्स्ट शो में प्लीज़ हमें ये चीज़ें बता दीजिएगा कि अगर हम क्वेश्चन करते तो उसके साथ हम कौन सा टेस्ट कराएं कि हमें चीज़ें कंफर्म होती चली जाएं कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, जिसके अंदर क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, कि हमें वजन बढ़ा है, हमारा वजन कम क्यों रहा है, कि शुगर कहीं ज़्यादा तो नहीं, तो इस तरीके से ये चीज़ें। तो नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल है, और डेफिनेटली आप मैं चाहूँगा कि पैटर्न भी यही होता है, आपने अपनी लाइफ में अगर किसी चीज़ को डिसाइड करना है रिलेटेड टू एक्सरसाइज और फिटनेस, आपको अपनी बॉडी के अंदर पता होना चाहिए कि मेरी मेडिकली कोई इशू है या नहीं है। अगर इफ़ यू आर गुड विद दैट, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, यू कैन मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ। ज़बरदस्त। वकील साहब, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मुझे ये बताइएगा कि अगर 1 से 1.5 मिनट में सम कीजिएगा, ज़्यादा हम डिटेल नहीं चाहेंगे क्योंकि हमें भी एक लिमिट में बात करनी है। अगर हमला हो गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या कह रही है? पाकिस्तान की इकानमी ऑलरेडी हिट होना शुरू हो गई है, और ये हो ही नहीं सकता कि ये जंग चले और पाकिस्तान की इकानमी हिट ना हो, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया इससे असरअंदाज हो रही है। देखिए, इस वक्त जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट थ्रू सी होती है वो बहुत डिस्टर्ब हुई भी है, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रही हैं। इंश्योरेंस असल में होता है, ये जब जंग लगती है तो जो सी कंपनीज होती हैं, जिसमें जो जहाज़ आप देखते हैं जो सामान लेके जाता है, उनका इंश्योरेंस बढ़ जाता है। जब उनका इंश्योरेंस बढ़ता है तो फिर चीज़ की प्राइस भी बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ती है। सेकेंडली, दुनिया का दारोमदार ऑयल के ऊपर है। ये जो ऑयल फैसिलिटीज एक दूसरे की अगर तबाह करते हैं तो ये तो और बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। अगर ऑयल ही अवेलेबल ना हुआ जंग के बाद भी तो दुनिया कैसे मूव करेगी? तो हमें बहुत ज़्यादा इस पे प्रिकॉशन लेनी होंगी। जो हुकूमत इस वक्त ये कह रही है खर्चे बचाओ, चीज़ें बचाओ, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, क्योंकि आपको अगर कोई सेविंग होगी तो आपका बुरा वक्त सही गुजरेगा। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे, फिर अगले हफ्ते हम आपको तंग करते हैं? अच्छा खाएं और खुश रहें।
बिल्कुल। और उस्मान सईद भाई को तंग करते रहें हाँ, ताकि please। हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया thank आपका। और अब आपसे मैं फिर इंशाल्लाह तफसील से बात करता हूँ। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने वालों का, तमाम सुनने वालों का, कि आज की नशिश में कोई बात बुरी लगे तो तहे दिल से माजरत खाएं। जब भी हाथ उठाएं दुआ के लिए मेरे दोस्तों को, इंटायर टीम मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिए कि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला ईरान पर अपना खास करम रखे, तमाम मुस्लिम उम्मा को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, और जो मुस्लिम्स नहीं भी हैं या जो नेगेटिव साइड से बात करें, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, क्योंकि एज वेल पहले ये सवाल होगा कि वो इंसानियत की बात है, फिर मज़हब आएगा। तो हम सब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। कल इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप तो अपने प्यारों का ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि कल फिर मिलेंगे। अल्लाह नेगेबान।